नमस्कार, राजीव कुमार 76 चैनल में आपका स्वागत है। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फर्स्ट एल्कीन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्स्ट एल्कीन के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह इसमें हम प्रयोग करेंगे कि कौन सा हमारा ट्रिक भी देखेंगे कुछ और देखेंगे कि किस तरह इनका आंसर हम सटीक लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गैस जो सोडियम सक्सीनेट के वैद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। तो सोडियम सक्सीनेट के वैद्युत अपघटन कहने मतलब ये हुआ कि जो सोडियम सक्सीनेट है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होगा यहाँ पर। तो सोडियम सक्सीनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H4Na2O4। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है सोडियम सक्सीनेट। अब जब सोडियम सक्सीनेट के वैद्युत अपघटन से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो हमें पता करना है कि जो सोडियम सक्सीनेट है तो उसको हम किस तरह यहाँ पर इसकी संरचना बनाएंगे कि इसका वैद्युत अपघटन किस तरह होता है। तो हम यहाँ पर COO Na और यहाँ पर H2 और यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, इस टाइप का कुछ बनेगा जिसमें जो है ये सोडियम सक्सीनेट का क्या होगा, वैद्युत अपघटन इस तरह होता है। तो इसका जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है ये देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो हमें यहाँ पर एथिलीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी? एथिलीन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस KMnO4 विलयन को रंगहीन कर देती है परंतु अमोनियामय AgNO3 से अपक्षेप नहीं देती? तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सी गैस पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को रंगहीन या कलरलेस कर देती है परंतु जो अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट से अपक्षेप नहीं देती। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट में एसिटिलीन दिया हुआ है और सेकंड में एथिलीन, थर्ड में एथिल और फोर्थ में मेथेन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन हमारा सेकंड इज द राइट आंसर है कि जो गैस है पोटेशियम परमैंगनेट एथिलीन जो होती है वो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को कलरलेस कर देती है परंतु अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से ये अपक्षेप नहीं देती। तो यहाँ पर जो एथिलीन है वो हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फलों के पकाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो फलों के पकाने में कहने का मतलब ये है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर जो है एथिलीन जो है वो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में यूज होती है। तो हमारा जो है आंसर सेकंड सही हो जाएगा। और जो एथिलीन है वो कच्चे फलों के साथ लगाकर इससे जो फल होते हैं उनको हम पकाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
एथिलीन तथा एसिटिलीन में निम्न में अंतर स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर एथिलीन और एसिटिलीन, सबसे पहले एथिलीन का फार्मूला हम देखते हैं C2H4, ये एथिलीन हो गया। और एसिटिलीन का फार्मूला C2H2 में निम्न में अंतर स्थापित किया जा सकता है। तो किससे किया जा सकता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से। किससे करते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से। तो हमारा राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि एथिलीन जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई भी अपक्षेप नहीं देता है, जबकि एथिलीन अपक्षेप देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथेन को एथिलीन से निम्न की सहायता से पृथक कर सकते हैं। तो एथेन है, एथेन का फार्मूला क्या होगा? यहाँ पर C2H6 होता है, जबकि एथिलीन का फार्मूला C2H4 होता है। तो एथेन को एथिलीन से निम्न की सहायता से पृथक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई वाटर है, और ऑप्शन नंबर है पहला H2O, दूसरा है HNO3, तीसरा है कंसनट्रेट H2SO4 और फोर्थ ऑप्शन है HCl। तो यहाँ पर एथेन को एथिलीन से हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से पृथक कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराक्साइड की उपस्थित निम्न अपक्रिया को प्रभावित नहीं करते। तो यहाँ पर जो पराक्साइड हैं उनकी उपस्थिति, जो यहाँ पर रिएक्शन दिए हुए हैं उनमें किसको प्रभावित नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्यूटीन 2 प्लस Br2। तो दूसरा है यहाँ पर ब्यूटीन 2 प्लस HBr। और ऑप्शन 3 है प्रोपीन प्लस HCl। और ऑप्शन 4 है आल। तो यहाँ पर जो पेरोक्साइड की उपस्थिति निम्न अपक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो यहाँ पर सभी अपक्रियाओं को क्या करेगा? ये प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है वो सममित एल्किन हैं, जबकि ऑप्शन 3 जो है हाँ, ऑप्शन 3 जो है वो क्या है? असममित है, किंतु HCl पेरोक्साइड से प्रभावित नहीं होती है। क्या होगा? HCl पेरोक्साइड से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1,2 प्रोपाडाइन में मध्य कार्बन में कौन सा संकरण होता है? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो 1,2 प्रोपाडाइन में मध्य कार्बन में कौन सा संकरण होता है। सबसे पहले हम 1,2 प्रोपाडाइन की संरचना बनाएंगे। तो यहाँ पर सी, तो यहाँ पर क्या है? 1,2 प्रोपाडाइन डाइइन है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये CH2, ये CH2। तो ये क्या हो गया? 1,2 पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा। तो वन पहले से डबल बॉन्ड एक जुड़ा है और दूसरे से एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 1,2 प्रोपाडाइन, ये हो गया। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि ये जो मध्य वाला कार्बन है इसकी संरचना या इसमें कौन सा संकरण होता है। तो जो 1,2 प्रोपाडाइन है उसके मध्य वाले कार्बन में मैंने एक वीडियो पहले भी इस पर डाला था, तो वहाँ पर बताया गया था कि यदि किसी कार्बन से एक ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो या फिर दो डबल बॉन्ड जुड़े हों, तो उसमें जो संकरण होता है वो होता है sp संकरण होता है। कौन संकरण होगा? sp संकरण यहाँ पर होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा फर्स्ट इज द राइट आंसर हो गया, क्योंकि जो है जो प्रोपाडाइन है उसके मध्य कार्बन में sp संकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्कोनिकॉफ का नियम किसमें प्रयुक्त होता है? तो जो मार्कोनिकॉफ का नियम है वो क्या होगा कि इनमें से किसी में भी प्रयुक्त नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायर अवकर्मक क्या है?
तो बायर अपक्रमक यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है क्षारीय KMnO4 विलयन, ऑप्शन सेकंड है अम्लीय KMnO4 विलयन, और ऑप्शन 3 है उदासीन KMnO4 विलयन, और लास्ट है सभी। तो बायर अपक्रमक जो है वो क्या होता है यहाँ पर कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होगा, या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होगा, या न्यूट्रल पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होगा, या इनमें से सभी होंगे। तो जो बायर अपक्रमक होता है वो क्या होता है यहाँ पर उदासीन KMnO4 विलयन यहाँ पर होता है। और क्योंकि यहाँ पर इसे बायर ने खोजा था तो ये उदासीन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या होगा यहाँ पर C4H8 के संभावित समावयवियों की संख्या है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि C4H8 है क्या। तो यहाँ पर C4H8 के संभावित समावयवियों की संख्या कितनी होगी। अब कितनी होगी तो यहाँ पर सबसे पहले ये है क्या C4H8। अगर C4H10 होता तो ये ब्यूटेन होता, किंतु यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पर क्या होगा ये ब्यूटीन होगा, क्योंकि इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो इसको हम देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड किस तरह जुड़ा है और इसकी संभावित जो समावयवियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो जो यहाँ पर हम ये जो 4 कार्बन हैं और एक किसी से हम यहाँ पर डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं, इस तरह ये सभी डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे। तो एक संभावित संख्या ये हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये तो नंबर हो गया फर्स्ट। अब हम इसको मिटाकर दूसरी संरचना बनाते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ये 4 कार्बन है, नंबर 2 ये 4 कार्बन है, और ये जो डबल बॉन्ड है उसको हमने मध्य वाले कार्बन से लगा दिया है। तो इसकी ये एक दूसरी संरचना हो गई। अब हम देखेंगे तीसरी संरचना। तो तीसरी संरचना में क्या होगा कि 1 1 और एक कार्बन इस तरह यहाँ जुड़ जाएगा। तो एक संरचना ये हो गई। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड हम इस तरह लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक करके यहाँ पर जो ब्यूटीन है फर्स्ट है, ये जो है ब्यूटीन फर्स्ट ब्यूटीन सेकेंड है ना, तो इस तरह इसमें जो संभावित समावयवियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 5 होगी। 5 संभावित यहाँ समावयवी बन सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अणु जिसमें सी सिंगल बॉन्ड सी आबंध लंबाई सर्वाधिक है। तो इसको हम क्वेश्चन में देखते हैं कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है C2H6, दूसरा है C2H4, तीसरा है C2H2 और चौथा है C6H6। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कार्बन कार्बन आबंध लंबाई सर्वाधिक किस अणु में होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि सी इसके ये आपका है, ये है आपका एथेन, और एथेन में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सदैव सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड जब होगा तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है 1.54 होती है। तो जो एथेन है इसमें एथेन जो है उसकी बॉन्ड लेंथ इसमें कार्बन कार्बन की कितनी होगी 1.54 होगी। और दूसरा जो है ये है आपका एथिलीन, जिसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एथिलीन की जो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी होगी 1.34 होगी, 1.34 होती है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब हम देखते हैं कि जो तीसरा है ऑप्शन हमारा एसिटिलीन है, उसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। जो जब ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि
इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होती है 1.20 होती है। तो यहाँ पर और जो लास्ट में दिया हुआ है वो है बेंजीन। तो बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.49 होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ पर एथेन की दिख रही है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है कहने वाला ये हुआ कि अणु जिसमें कारण जो है एथेन यहाँ पर है, इसमें क्या होता है sp3 संकरण होता है। क्या होता है sp3 संकरण होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बीच में सतह सिंगल बॉन्ड होता है, तो sp3 संकरण होता है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो sp3 इज ग्रेटर दैन sp2 इज ग्रेटर दैन sp, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या है सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ होगी sp3 की, उसके बाद कम होगी जो है sp2 की, और उससे कम होगी sp की। तो यहाँ पर ये हमने आज बीएससी फर्स्ट ईयर के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में हमने आज पढ़ा, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एल्कीन चैप्टर के आज ये बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में हमने समझा।